हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम यानी आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, इलाइट इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे, और आज जो हमारा चैप्टर है वो लगभग कंप्लीशन यानी एकदम पूरा कंप्लीट होने के कगार पर है। आज इस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो क्वेश्चन आंसर का होगा। उसमें इसके अलावा आज के जो वीडियो है उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या है, चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे कि क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे से लास्ट तक, वीडियो को अंत तक देखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। देखिए हमने बात की थी यहाँ पे लास्ट वीडियो में जो फल और बीज जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनसे रिलेटेड हमने बातें की थी। ठीक है, आज हम उसी पॉइंट्स में हमने कुछ पॉइंट्स जो रह गया था, वो छूट गया था। वो पॉइंट क्या था कि बीज की जीवन क्षमता, ये कोई पॉइंट नहीं है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग पादप हैं, उन अलग अलग पादपों की जीवन क्षमता जो है, जीवन क्षमता का मतलब है कि एक बीज जो है जब उसका निर्माण हो गया तो उसका जब अंकुरण होगा तो वो कितने दिनों तक, यानी बीज के निर्माण से उसके अंकुरण तक का जो समय है वो कितने दिनों तक जननक्षम रह सकता है। ठीक है, यानी वो एक तरीके से नया प्लांट कितने दिनों तक यानी एक तरीके से प्रोड्यूस करने के लायक बना रह सकता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे बीज की जीवन क्षमता। ठीक है, तो अलग अलग जीव जो हैं, अलग अलग पादप है, उनके बीजों की जीवन क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रखा है, दो चीज बता रखी है कि प्लांट की जो जीवन क्षमता है पादप के अंदर, जो बीज की, प्लांट की नहीं, जो बीज की जीवन क्षमता है दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक में क्या क्या आ गया, जैसे जल आ गया। ठीक है, एक जैसे अपन बात करें वाटर है, पानी वगैरह है, तापमान है, और भी दूसरी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है जो उसको प्रोवाइड होती है, वो जर्मिनेट होता है। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन की बात करें। दूसरा है आनुवांशिक कारक, ये दो चीजें हैं जो बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अलग अलग प्लांट है, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि ऑक्जेलिस जो प्लांट है उनके बीज की जो जीवन क्षमता है वो कितने दिनों तक होती है, कुछ दिनों की होती है। ठीक है, एक यहाँ पे रखा है ट्रायोफिलम एंड कमल, दूसरा है ट्रायोफिलम और कमल जो है उनके अंदर उसकी बीज की जो जीवन क्षमता लगभग कितनी हो सकती है, 100 वर्ष तक हो सकती है। ल्यूपिनस टुंड्रा, यानी जैसे अपन बात करें कि जैसे बात करें उसके अंदर जैसे ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं, अटलांटिक है, अंटार्कटिक है, ठीक है, उनके अंदर तो वहां पर एक बीज है, उसकी वायबिलिटी के बारे में बात की, तो उसके जब उसमें अंकुरण हुआ तो वो कितने दिनों में उसका वहां पर पाया गया था। ल्यूपिनस आर्कटिकस, उसकी कितनी है भाई, 1000 वर्ष। और फायोनिक्स डेक्टिलीफेरा, इसकी कितनी है, 2000 वर्ष है। तो ये एक तरीके से ये पॉइंट रह गया था जो हम उस पिछले वाले वीडियो के अंदर बता नहीं पाए थे। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास जो इस चैप्टर के 2 पॉइंट और रह गए हैं, उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास दे रखा है असंग जनन। असंग जनन का मतलब क्या होता है, संग का मतलब है साथ और अ का मतलब है बिना, यानी बिना संग के, बिना साथ के, बिना संग या बिना साथ का मतलब क्या है कि जो युग्मक है, युग्मकों का संलयन जब होता है, देखो युग्मक की बात करें हम तो युग्मक में क्या क्या चीजें आ गई, 2 युग्मक हो गई। एक तो क्या होगा भाई, नर युग्मक, और एक क्या होता है, मादा युग्मक। तो इन दोनों के नर युग्मक के संलयन को नाम दिया गया है यहाँ पे संग। और असंग यानी बिना संलयन के, बिना निषेचन के ही जब भ्रूण का निर्माण हो जाए, यानी प्लांट के जैसे नर युग्मक है, मतलब मादा युग्मक है या मादा युग्मक से रिलेटेड अपने का विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं, उनसे जब नया जीव का निर्माण हो जाए तो उसे कौन से जनन कहेंगे, असंग जनन। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है कि देखो क्या बता रखा है कि बिना निषेचन के ही, जब बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, यानी पादपों में वह प्रक्रिया या जनन की वह विधि, ऐसे कह सकते हैं कि जनन की वह विधि जिनमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, असंग जनन। देखिए संग, ए को छोड़ दो, संग का मतलब है कि इन दोनों के साथ
इन दोनों के साथ से यानी दोनों युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से जब होगा तो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन का एक प्रोसेस है ये, ठीक है। लेकिन जब बिना निषेचन के ही जब किसका निर्माण हो जाए, भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो इसे अपन क्या कहते हैं? असंग जनन। अब देखो इसके बारे में बता सकते हैं कि जो असंग जनन की जो प्रक्रिया है उसमें जैसे अपन बात करें, देखो एक आपसे एक बात पूछता हूं मैं, जैसे हमने कहा कि जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं उससे रिलेटेड बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली संरचना, तो मादा युग्मकोद्भिद को निरूपित करने वाली जो संरचना है वो क्या है भाई? वो ये वाली संरचना है। इसको हम कहते हैं क्या? भ्रूण। ये भ्रूण कोश है, ठीक है। और यहां पर ये अंड कोशिका है। ये अंड कोशिका बिना निषेचन के ही क्या बना ले? भ्रूण बना ले। तो वो कौन सी विधि होगी? असंग जनन। ये दोनों कोशिकाएं हैं, यानी ये कौन सी है? सहायक कोशिका। इन सहायक कोशिका यानी ये तो क्या कहलाएगा? देखो बता देते हैं, असंग जनन है उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करके बता सकता हूं मैं। जैसे असंग जनन, अगर यहां पर दे रखा है असंग जनन है, तो एक तो हमारे पास क्या है यहां पे? अंड कोशिका, ठीक है भाई। देखिए असंग जनन में एक तो है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन में क्या याद रखना है कि अनिषेक जनन में क्या है भाई? अंड कोशिका है और अंड कोशिका क्या करेगी? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही किसका निर्माण कर ले? भ्रूण का निर्माण कर ले। तो इसे अपन क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। लेकिन क्या बता रखा है कि एक वर्ड यहां पे दे रखा है अपयुग्मन। अपयुग्मन में क्या है? भ्रूण कोश की अंड कोशिका को छोड़कर, भ्रूण कोश की अंड कोशिका को छोड़कर, ये भ्रूण कोश है तो इस भ्रूण कोश की अंड कोशिका को छोड़कर कोई भी कोशिका, यानी भ्रूण कोश की अंड कोशिका को छोड़कर कोई भी कोशिका बिना निषेचन के किसका निर्माण कर ले? भ्रूण का। तो उसे क्या कहते हैं? अपयुग्मन। डेफिनेशन समझ में आई होगी, वापस बता देता हूं। अपयुग्मन क्या होगा? देखो असंग जनन को दो पार्ट में डिवाइड किया, अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अनिषेक जनन तो क्या होगा? जब अंड कोशिका जो है कि वो बिना निषेचन के ही किसका निर्माण कर ले? भ्रूण का, तब तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। अपयुग्मन का क्या होगा कि ये अंड कोशिका है, इसके अलावा कितनी कोशिका बच गई? 1 2 3 और ये 2 और 3 5, यानी एक तो प्रतिव्यासांत कोशिका और एक क्या है? सहायक कोशिका। इन कोशिकाओं से जब किस छोड़कर अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपयुग्मन। तो ये तो थी डेफिनेशन, क्या एक तरीके से क्या? असंग जनन की। असंग जनन में सीधी सी बात यह है कि जनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के ही किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंग जनन। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। देखिए ये वाला जो होगा ये तो अंड कोशिका से, इसको क्या कहते हैं अपन? ये वाला जो मैंने बताया है, ये कोशिका कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। रहने देता हूं। तो ये वाला प्रोसेस तो ये, और बाकी ये जो कोशिकाएं हैं ये दोनों कोशिका और ये वाली कोशिका वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कहेंगे अपन क्या? अपयुग्मन। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम।
ओके स्टूडेंट्स, तो अपन नेक्स्ट जो दूसरा है पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं, बहुभ्रूणता। देखिए बहुभ्रूणता का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, बहु का मतलब बहुत सारे और भ्रूणता मतलब भ्रूण, यानी एक बीज में बहुत सारे भ्रूण उपस्थित हो तो उसे अपन कहेंगे बहुभ्रूणता। एक्चुअल में जनरली होता क्या है कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, एक बीज में कितना भ्रूण होगा, एक। लेकिन जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता का सबसे पहले जो अध्ययन है वो किसने किया था, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, सीधी सी बात यह है कि जब एक बीज में बहुत से, यानी एक से ज्यादा तो होंगे ही, बहुत से भ्रूण उपस्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। भ्रूणता उपस्थित हो तो इसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड। अब देखिए इस बहुभ्रूणता का जो अध्ययन है वो किसने किया था, मैंने बताया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, वैज्ञानिक है। अध्ययन इसका सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो किसने किया था, एक वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेन किसके अंदर, सिट्रस कुल के पादप, यानी सिट्रस कुल के पादप यानी संतरे में किसका अध्ययन किया, बहुभ्रूणता का। यानी जो संतरे जो होते हैं, नींबू वगैरह जो होते हैं, नींबू हैं, संतरे हैं, उनके अंदर क्या होती है भाई, पॉली एम्ब्रियोनिक, यानी पॉली एम्ब्रियोनिक का मतलब है यहाँ पे बहुभ्रूणता पाई जाती है। समझ में आया होगा बहुभ्रूणता का मतलब क्या है। देखिए बहुभ्रूणता का मतलब क्या बताया कि जब एक बीज में एक से अधिक यानी बहुत सारे भ्रूण उपस्थित होते हैं उसे क्या कहेंगे अपन, बहुभ्रूणता। होता क्या है बहुभ्रूणता का मत, कैसे, कारण क्या है वो बताते हैं आपको। देखिए एक चीज यहाँ पे दे रखा है कि जब युग्मनज है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन हो गया और दो युग्मनज बन गए, तो दो युग्मनज बन जाएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से दो भ्रूण विकसित हो सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पे इसके कारण जो है वो बता देते हैं, यानी बहुभ्रूणता के कारण। तो बहुभ्रूणता का कारण क्या क्या है वो समझो। देखिए एक तो है कि जो भ्रूण है, युग्मनज है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बता रखा है कि प्राक भ्रूण में विदलन। प्राक भ्रूण का मतलब है कि युग्मनज जब कोशिका विभाजन कर रहा है और उससे भ्रूण का विदलन यानी भ्रूण का विकास प्रारंभ हो रहा है तो उसे कहेंगे प्राक भ्रूण। प्राक का मतलब प्राचीन, जो प्रारंभ में बना है। प्राक का मतलब जो प्रारंभ में बना है, इसलिए कह सकते हैं अपन कि जो प्रारंभ में बना हुआ भ्रूण है, पूरा डेवलप भ्रूण नहीं है, तो उसमें विदलन हो गया। ठीक है, तो पहला यहाँ पे दे रखा है, पहला कारण क्या हो गया, प्राक भ्रूण में विदलन। विदलन का मतलब समसूत्री विभाजन। अरे समझ लो कि ये हमारे पास युग्मनज है और युग्मनज में विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन, और दो युग्मनज बन गए। दो युग्मनज बन गए तो ये अलग से भ्रूण बना लेगा, ये अलग से भ्रूण बना के दो भ्रूण हो गए, तो ये वही पॉली बहुभ्रूण यानी बहुभ्रूणता को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आपको बात बताते हैं कि समझो कि जैसे अपन बात करें कि अंड कोशिका के अलावा, यानी अंड कोशिका में निषेचन हो गया भाई, नर युग्मक और अंड कोशिका में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई और एक भ्रूण ये बन गया। इसके अलावा अंड कोशिका के अलावा भी अन्य कोशिका, जो हमने पढ़ा है असंजनन में कि अन्य कोशिका भी भ्रूण का निर्माण कर ले, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा भाई, बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो पहला तो समझ में आया क्या कि प्राक भ्रूण में विदलन। दूसरा यहां पे रखा है अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका, अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण
ठीक है। तीसरा, अगर मैं आपको बात बताऊं यहां पर कि अगर कोई प्लांट है और इस प्लांट के अंदर ये जो कोशिका हमारे पास दिख रही है, ये जो है, ये इसको क्या कहेंगे अपन, इसको पूरे को क्या बोलते हैं अपन, भ्रूण कोश। अगर एक पादप में एक से अधिक भ्रूण कोश उपस्थित है तब भी तो कौन सी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, बहुभ्रूणता। ठीक है। तो तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं कि एक देखो क्या पता रखा है कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण। ठीक है। तो ये एक तरीके से तीन का, तो देखिए ये तो थी बात हमारे पास एक तरीके से बहुभ्रूणता। देखो क्या बताया है, इसको आप जो बहुभ्रूणता है उसको असंग जनन से रिलेटेड समझो। देखिए क्या बताया कि एक युग्मनज बन गया और युग्मनज से किसका निर्माण हो सकता है भाई, भ्रूण का निर्माण। युग्मनज है, युग्मनज भ्रूण बनाएगा। युग्मनज कैसे बनेगा, अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका नर युग्मक से संलयित होकर क्या बनाई, युग्मनज, और युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण। और इस भ्रूण में क्या है, भ्रूण थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, और उससे वापस क्या है, वो समसूत्री विभाजन कर लिया और दो भ्रूण बना लिया, दो प्राग भ्रूण बना लिया, यानी दो युग्मनज बना लिया। समझो, जब दो युग्मनज बना लिए तो क्या करेगा कि एक युग्मनज एक भ्रूण बनाएगा, दूसरा युग्मनज दूसरा भ्रूण बनाएगा। तीसरा है अंड कोशिका के अलावा अन्य कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण, ये हमने सीख लिया असंग जनन में। और लास्ट में कि जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाए तब भी वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बहुभ्रूणता का कारण बन सकते हैं। ठीक है। तो ये थी बात हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या कि एक तरीके से हमने बात सीखी यहाँ पे बहुभ्रूणता और दूसरा हमने असंग जनन। ठीक है। ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में, या अभी थोड़ी जैसे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है, वो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ह्यूमन में यानी मनुष्य में लैंगिक जनन है वो कैसे होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छे नोट्स बनाइए। ठीक है। थैंक यू।